पैथोलॉजी का जो सबसे अहम और जो फर्स्ट टॉपिक है डेट इज़ सेल अडेप्टेशंस। सेल अडेप्टेशंस को पढ़ने से पहले और समझने से पहले हमें टाइप्स ऑफ सेल्स को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बॉडी में टोटल 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, लेबाइल सेल्स, स्टेबल सेल्स और परमानेंट सेल्स। लेबाइल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते हैं, ये हर वक्त सेल साइकिल में रहते हैं और ये कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते रहते हैं, इनकी डिवीजन कभी स्टॉप नहीं होती। इनकी एग्जांपल्स में आते हैं हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स ऑफ बोन, म्यूकोसल सेल्स, द एपिडर्मिस सेल्स ऑफ स्किन एंड इंटेस्टाइनल लाइनिंग्स। इसके अलावा जो स्टेबल सेल्स होते हैं वो बेसिकली डिवाइड तो नहीं होते, वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनके पास एबिलिटी होती है डिवाइड होने की। वो डिवाइड तब होते हैं जब उनको इंजरी होती है। यहाँ मैंने मेंशन भी किया है कि बेसिकली स्टेबल cells not divide normally but have ability to divide when injury is done. If injury occur then cell enter the cell cycle and do the cell division. अगर इंजरी हो जाती है तो फिर जो सेल है वो सेल डिवीजन वाले फेज में जाता है, सेल साइकिल में जाता है। इसकी एग्जांपल्स में यहाँ दिए हुए हैं रेनल सेल्स, हेपेटिक सेल्स, पेनक्रियाटिक सेल्स। अच्छा, हमें खुद भी ये बात पता है कि हमारी ऑर्गन्स का साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता, सिर्फ साइज़ तब इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है जब हमें कोई डिज़ीज़ हो। लेकिन नॉर्मली हमें इनके सेल्स को डिवाइड होने की ज़रूरत भी नहीं होती कि ये बड़े हों या छोटे हों, इसीलिए ये जो सेल्स पाए जाते हैं हमारे ऑर्गन्स में होते हैं। इसके अलावा जो थर्ड टाइप है सेल की वो है परमानेंट सेल। परमानेंट सेल्स जो हैं हम उनको कहते हैं नॉन प्रोलिफरेटिव सेल्स, और इसके अलावा जो है ये बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होते, दे नेवर डिवाइड, इनके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है डिवाइड होने की। इनको हम टर्मिनल सेल्स भी कहते हैं। इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है कार्डियोमायोसाइट्स एंड ब्रेन सेल्स। कार्डियोमायोसाइट्स मतलब हार्ट के सेल्स और ब्रेन सेल्स मतलब न्यूरॉन्स। इसके अलावा जो सेल साइकिल मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे MCQs के लिए। सेल साइकिल में G1 फेस है, S फेस है, G2 फेस है, M फेस है। अच्छा, S फेस में लिबाइल सेल्स है, क्योंकि लिबाइल सेल्स तो मैंने पहले भी बताया कि वो हर वक्त सेल साइकिल में राउंड करते रहते हैं। G2 फेस में स्टेबल सेल्स हैं। स्टेबल सेल साइकिल में ये सेल डिवीजन में तब जाते हैं जब इनको कोई इंजरी अकर होती है, जब कोई स्ट्रेस आता है, इंजर्ड होते हैं, तब जाके ये इंटर हो जाते हैं सेल साइकिल में, इसीलिए ये हमेशा G0 फेस में होते हैं। इसके अलावा ये जो परमानेंट सेल्स हैं ये सेल साइकिल में इंटर ही नहीं होते, क्योंकि ये एक दफ़ा इंजर्ड हो जाएं तो ये वापसी डिवाइड भी नहीं होते, और इसके अलावा ये बिल्कुल भी कैपेबिलिटी नहीं रखते डिवाइड होने की। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन मेंशन कर दिया है कि इंट्रोडक्शन क्या है। सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। अच्छा, इंट्रोडक्शन में मैंने सेल्स को क्यों डिफाइन किया, क्योंकि हम इस वक्त पढ़ने ही सेल की इंजरी, हमने पहले सेल अडेप्टेशंस पढ़नी है। सेल अडेप्टेशंस में हमें सेल के बारे में पढ़ना होगा। सेल जो है हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स है। इसके अलावा यहाँ मैंने एक बात मेंशन की है, नॉर्मली ऑल सेल्स आर इन होमियोस्टेसिस। नॉर्मली ऑल सेल्स आर होमियोस्टेसिस का मतलब ये है कि हमारे जो सेल्स हैं वो हमेशा होमियोस्टेसिस में रहते हैं। होमियोस्टेसिस मतलब ये कि वो अपने आप को हमेशा स्टेबल रखने की कोशिश करता है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, इसी तरह अगर हमारा छोटा यूनिट ही स्टेबल नहीं होगा तो हमारी पूरी बॉडी होमियोस्टेसिस नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमारे सेल्स होमियोस्टेसिस मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी होमियोस्टेसिस मेंटेन करती है। इसका होमियोस्टेसिस का मतलब ये भी हो सकता है कि एवरी सेल परफॉर्म इट्स ऑन फंक्शन एज ब्रेन सेल्स आर मेमोराइजिंग, इंटेस्टाइन्स इज़ एब्जॉर्प्शन एंड ETC। इसका मतलब ये है कि जितने भी सेल्स हैं वो अपना अपना होमियोस्टेसिस परफॉर्म करें। होमियोस्टेसिस का मतलब ये होता है कि हर चीज़ अपनी स्टेबिलिटी में रहे, हर कोई अपना फंक्शन ठीक तरीके से परफॉर्म करे। जैसे ब्रेन का काम है मेमोराइजिंग का, ब्रेन अपना काम कर रहा है। इंटेस्टाइन्स का काम है एब्जॉर्प्शन का, इंटेस्टाइन्स अपना काम कर रही हैं। इसी तरह मसल्स का काम है वर्क करने का, मसल्स अपना काम कर रहे हैं। अगर ये सारा काम अपने अपने वक्त पे हो रहा है और ये बिल्कुल ठीक तरह हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि बॉडी जो है या हमारे सेल्स जो हैं वो हमारे सेल्स होमियोस्टेसिस में हैं। इसके अलावा जो है हम कह सकते हैं कि नॉर्मल सेल इन होमियोस्टेसिस होता है। फिर क्या होता है, फिर 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और पैथोलॉजिकल स्ट्रेस। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जो है इटसेल्फ इज़ नॉट अ डिजीज़, ये एक चेंज है। फिजियोलॉजिकल जो है वो कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस पोस्ट प्रेगनेंसी जो है वो एक चेंज है। इसमें प्रेगनेंसी को हम डिजीज़ नहीं कह सकते। प्रेगनेंसी इज़ जस्ट अ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, नॉट अ डिजीज़। और पैथोलॉजिकल स्ट्रेस में हम कह सकते हैं कोई डिजीज़ हुई है, कोई मेंटल हेल्थ इश्यू है, कोई भी हमें कोई मसला है, कोई लीवर का मसला है, कोई हमें कैंसर है या कुछ भी है, कोई भी डिज़ीज़ जो है वो पैथोलॉजिकल स्ट्रेस में आती है। और कोई भी
चेंज जो हमारी बॉडी पे स्ट्रेस लाए, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हमें चेंजेस करनी पड़े, उनको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल चेंज। इसके अलावा जो है यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि जब ये चेंज आते हैं तो फिर 3 काम होते हैं। सेल अडेप्टेशंस होती हैं, सेल अडेप्टेशंस में अगर सेल अडेप्टेशंस में भी कोई कमी पेशी है और जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का है, तो फिर आगे जो है हमारे पास इंजरीज़ आ जाती हैं। फिर जाके सेल को इंजरी होती है, और इंजरीज़ जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी और एक होती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। पहले रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, अगर स्ट्रेस रिमूव कर दिया जाए तो एवरीथिंग विल बिकम नॉर्मल। अगर स्ट्रेस प्रोमिनेंट रहे तो फिर हम चले जाते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। जब हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी में जाते हैं तो अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस हो जाता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यहाँ स्ट्रेस मैंने मेंशन कर दिया कि फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, पैथोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में प्रेगनेंसी आ जाती है, एजिंग आ जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाते हैं इन फीमेल्स, और इट इज़ नॉट अ डिजीज़ बट इट इज़ आल्सो नॉट नॉर्मल। मैंने यहाँ फिजियोलॉजिकल बता दिया, और पैथोलॉजिकल को भी मैंने बता दिया कि ये लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म इलनेस एंड डिजीज़ एंड मेंटल डिसऑर्डर्स, यहाँ मैंने दोनों को मेंशन कर दिया। इसके अलावा हम सेल को जब स्ट्रेस इशू होता है तो 3 स्टेप्स लिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल अडेप्टेशंस होती हैं। सेल अडेप्टेशंस की 5 टाइप्स हैं: हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया। इसके अलावा अगर सेल अडेप्टेशन से काम ना चले तो फिर हो जाती है रिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरी से भी काम ना चले बल्कि जो कंडीशन और स्ट्रेस है वो प्रोमिनेंट रहे और बहुत सीवियर है, तो हम आ जाते हैं इरिवर्सिबल इंजरी वाली साइड पे। इसके अलावा मैंने यहाँ पर चीज़ें मेंशन की हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि सेल प्रोसेस्ड सम स्ट्रक्चरल चेंजेस इनसाइड इट to overcome the stress and survive in it, but if it remain for a long time then reversible injury occur, but if it remain then it will return into irreversible injury or cell death। सेल डेथ में 2 चीज़ें आती है, अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। इसके साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे सेल इंजरी। इसके अलावा ये 5 अडेप्टेशंस इन कंप्लीट डिटेल, और फिर हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल इंजरी और इरिवर्सिबल इंजरी। सो स्टे विद मी, ऑलवेज सपोर्ट मी, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।